नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय शक्ति में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में कहाँ तक पढ़े थे? हम लोगों ने कर्नाटक का युद्ध करवा दिया था ना। हाँ, तीनों युद्ध करवा दिया था कर्नाटक में, और उसमें अंग्रेजों की एट लास्ट विजय हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई। ठीक है ना। चलिए, दरअसल ये फ्रांसीसियों की हार नहीं है। अभी आप देखिएगा आगे, ये असला खेला तो अब शुरू होगा। जब भारतीयों को चलिए मजाक छोड़ते हैं मतलब असला खेला अब शुरू होगा। तो आज हमको थोड़ा सा उसी के बारे में पढ़ना है कि ये जो कर्नाटक युद्ध हुआ उसका महत्व क्या है। करते हैं थोड़ा सा चर्चा, थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे व्हाट्सएप पे, तो उसका जवाब दे देता हूं। क्या क्वेश्चन था? देखिए, मेरे दिमाग से निकल गया कि क्या पूछा था। हाँ, याद आ गया, सेंट टोमे का युद्ध। क्या? सेंट टोमे का युद्ध व्हाट्सएप पे पूछा गया था। एक लड़के ने कहीं से पूछा था, मुझे लगता है शायद दिल्ली से पूछा था। उसने कहा कि आपने वहां पर सेंट टोमे का युद्ध लिखा था लेकिन उसको बताया नहीं था, तो जरा बता दीजिए। हाँ यार, वहां पर मैंने लिखा था, जहां पर प्रथम कर्नाटक युद्ध लिखा था उसके नीचे सेंट टोमे का युद्ध मैंने हेडिंग डाली थी, लेकिन मैं भूल गया था। देखिए है क्या, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं यहाँ पर बोर्ड में, सामने कोई स्टूडेंट भी नहीं है, पहली बार पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट ऑनलाइन, तो कुछ चीजें जैसे लड़खड़ा जाती हैं, समझ रहे हैं ना। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, वो भी स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है। तो हो जाएगा, एक बैच जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फ्लुएंट पढ़ाया करूंगा, समझे ना। अभी पहला बैच है और हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, तो थोड़ी चीज़ें कुछ ना कुछ लड़खड़ा रही, मैं समझ रहा हूँ। थोड़े दिन बाद ये सही हो जाएगा। चलिए, तो सेंट टोमे का युद्ध मैं आपको बता देता हूँ क्या था। देखिए, जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक हुआ था ये, और मैंने आपको बताया था ये किसके किसके बीच हुआ था। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो जब प्रथम कर्नाटक युद्ध ये हो रहा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, तो जो कर्नाटक का नवाब था उसने मना किया कि यार बंद करो युद्ध, तुम लोग बड़ा डिस्टर्ब किए हुए हो। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लिया कि अभी उत्तर प्रदेश में आकर के फ्रांस से कुछ लोग आ जाएं और कुछ लोग ब्रिटेन से आ जाएं, और यहाँ उत्तर प्रदेश मान लिया लखनऊ में दोनों आपस में लड़ने लगे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मना करेंगे ना कि यार बंद करो, तुम आपस में लड़ रहे हो। मान लिया फ्रांसीसी अंग्रेज के ऊपर गोली चला रहा है, अंग्रेज फ्रांसीसी के ऊपर बम फेंक रहा है, तो उसमें हो सकता है कि किसी भारतीय को भी नुकसान हो जाए ना। मान लिया रास्ते से कोई चला जा रहा है, कोई लखनऊ का आदमी, उसको गोली लग जाए, उसको बम लग जाए, कुल मिलाकर के डिस्टर्बेंस रहेगा बहुत ज्यादा। तो योगी आदित्यनाथ मना करेंगे ना कि यार बंद करो युद्ध, ये हमारी जमीन है। तो वही किया। जब ये सेंट टोमे का युद्ध हो रहा था, सॉरी सेंट टोमे का नहीं, जब ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हो रहा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, तो नवाब ने मना किया कि बंद करो इसको। थोड़ा सा अभी वो कर देते हैं, ये बंद करो युद्ध, बहुत डिस्टरबेंस है, बड़ा अस्त व्यस्त का माहौल है, ये जमीन हमारी है, तुम कैसे बाहरी लोग आकर के यहाँ युद्ध कर रहे हो। तो ये जो डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर, ये नवाब के पास गया और कहा कि आप हमको युद्ध करने दीजिए, मैं मद्रास जीत करके आपको दे दूंगा। मतलब समझे, ये जो मद्रास था उस समय अंग्रेजों के पास था, और आपको पता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की स्थिति ज्यादा मजबूत थी। तो डुप्ले ने कहा ऐसा कर हो, आप युद्ध हमको लड़ने दीजिए, मतलब मुझे लड़ने दीजिए, मैं इन अंग्रेजों से ये मद्रास ले करके आपको दे दूंगा। समझे? हुआ क्या, युद्ध हो रहा है, ये फ्रांसीसी यानी कि डुप्ले मद्रास जीत भी गया, मद्रास पर इसका नियंत्रण हो गया। अब नवाब इसके पास पहुंचा कि यार डुप्ले, तुमने कहा था ना कि मैं अंग्रेजों से मद्रास छीन करके आपको दे दूंगा,
तो अब तो तुम मद्रास छीन लिए हो अंग्रेजों से, मुझे दो। डुप्ले ने कहा नहीं दूंगा। डुप्ले ने कहा नहीं दूंगा, जो करना हो कर लो। नवाब को बड़ा गुस्सा लगी कि यार इसने कहा था कि युद्ध लड़ने दीजिए, मैं मद्रास छीन करके आपको दे दूंगा। अब मद्रास इसने छीन भी लिया अंग्रेजों से, लेकिन ये हमको दे नहीं रहा। नवाब को बहुत गुस्सा आई। नवाब ने कहा अच्छा डुप्ले, ये बात है, तुम नहीं दोगे? कहा नहीं दूंगा। कहा चलो फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। तो नवाब और फ्रांसीसी सेना के बीच युद्ध होता है। किसके किसके बीच? नवाब के बीच और किसके बीच? ये जो फ्रांसीसी कंपनी है या फ्रांसीसी सेना है, डुप्ले की जो सेना है, इसके बीच युद्ध होता है। लेकिन हुआ क्या? नवाब तो बड़ा उत्तेजित होकर आया था कि अभी बताता हूं। नहीं देगा, अभी बताता हूं तुझे। हाँ, लेकिन नवाब हार गया। नवाब क्या हुआ? हार गया। डुप्ले ने कहा देखे नवाब, हाँ मद्रास लोगे? लड़ने आए थे बड़े, हमसे लड़ोगे? तो नवाब हार गया इसमें। तो ये जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को कहा जाता है सेंट टोमे का युद्ध। समझे? अब ये बताइए, यहां पर डुप्ले जीत गया, इसका एक बड़ा नुकसान ये हो गया कि अब डुप्ले को पता चल गया कि कर्नाटक के नवाब के पास क्षमता है नहीं हमसे लड़ने की। और होता क्या है कि जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होती है। जब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है, मतलब उत्तराधिकार की जंग छिड़ी हुई है कर्नाटक में, किसके बीच? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच। तो ये डुप्ले चंदा साहब के पास जाता है और कहता है गद्दी पर बैठोगे? चंदा साहब कहते हैं बैठेंगे तो, लेकिन अभी तो वहां अनवरुद्दीन बैठा हुआ। क्या अरे अनवरुद्दीन का छोड़ो यार, मैं उसको हरा दूंगा, मैं तुम्हारी तरफ से अभी देखे नहीं सेंट टोमे के युद्ध में हराया हूं, तुम बैठोगे कि नहीं बताओ गद्दी पर? चंदा साहब कहते बिल्कुल साहब बैठेंगे। कहे चलो तैयार हो। और वही होता है, चंदा साहब के साथ मिल करके चंदा साहब फ्रांसीसी सेना कर्नाटक के नवाब के साथ सेकंड कर्नाटक युद्ध लड़ती है और उसमें आप देखेंगे कि हरा देती है नवाब को। सेकंड कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहीं से तैयार होती है, यहीं से। यहां पर जब सेंट टोमे का युद्ध हुआ तो डुप्ले को पता चल गया कि नवाब के पास कोई क्षमता उमता है नहीं, नवाब हमसे लड़ नहीं पाएगा। समझे? तो सेंट टोमे का युद्ध आपको पता चल गया क्या है? चलिए अच्छा ये बताइए, दो चीज और बता दो हल्का सा आपको। थोड़ा सा कंपनी का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखिए ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है ना। इसका मुख्यालय है, मुख्यालय का मतलब होता है हेड ऑफिस, बना लीजिएगा जैसे बना रहा हूं। कहां पर? लंदन में। कोष्ठक में ब्रिटेन डाल देता हूं। ब्रिटेन देश है और लंदन, लंदन क्या है? उसकी राजधानी है ना। चलिए, तो इसका मुख्यालय है लंदन में। यह है ईस्ट इंडिया कंपनी। मुख्यालय में क्या होगा कि इसके डायरेक्टर बैठते हैं हेड ऑफिस में। ये कंपनी की जो डायरेक्टर हैं ये हेड ऑफिस में बैठते हैं। अब ये दुनिया के अनेक देशों में व्यापार करती है। मान लिया ये है भारत, भारत है, भारत के सिवा भी कई अन्य कंट्री में व्यापार करती है। मैं यहां पर भारत की चर्चा करता हूं। ये आ गया भारत। अब भारत में इसकी अलग अलग जगह फैक्ट्री होंगी।
मतलब तमाम टाइप की फैक्ट्री होंगी। कुछ फैक्ट्री ऐसी होगी जो होगी पूर्वी छोर पर भारत के, कुछ ऐसी फैक्ट्री होगी जो पश्चिमी छोर पर होगी, और कुछ ऐसी फैक्ट्री होगी जो दक्षिणी छोर पर होगी। भाई अलग अलग जगहों पर फैक्ट्री बनाया गया। मतलब आप देखेंगे कि पश्चिम भारत का जो मैप देखेंगे, पश्चिमी इलाके में तमाम फैक्ट्रियां होंगी, तमाम फैक्ट्रियां पूर्वी इलाके में होंगी, तमाम फैक्ट्रियां दक्षिणी इलाके में होंगी, साउथ इंडिया में बात करते हैं। तो ये जो पूर्वी फैक्ट्रियां हैं, इन सब का नियंत्रण होता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर, सॉरी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। किसके अंदर? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। और जो पश्चिमी का होता था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। मतलब बता रहा हूं अभी। और ये जो दक्षिणी होती थी ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती थी। कहने का मतलब कि पूर्वी छोर पर मान लिया 10 फैक्ट्री हैं, तो उनका कंट्रोल जो है बंगाल में एक ऑफिस बनी होती थी। बंगाल ना कह करके इसको मैं कहूंगा, आपको कलकत्ता कहूंगा, सॉरी। तो जितनी फैक्ट्रियां पूर्वी छोर पर होंगी उनका पूरा कंट्रोल किसके अंडर में होगा? कलकत्ता ऑफिस के अंडर में, ठीक ना। पश्चिमी छोर पर जितनी फैक्ट्रियां बनी होंगी उनका कंट्रोल होगा बॉम्बे ऑफिस के अंतर्गत, और दक्षिणी छोर पर जितनी फैक्ट्रियां, मान लिया 10 फैक्ट्री दक्षिणी छोर में बनी है, तो उसका कंट्रोल होगा मद्रास ऑफिस से। और ये जो पूर्वी है, पश्चिमी है, दक्षिणी है, ये मैंने आपको बताया कि कलकत्ता ऑफिस, बॉम्बे ऑफिस और मद्रास के अंतर्गत होगा। तो कलकत्ता में जो मेन अधिकारी बैठेगा उसे बोला जाएगा गवर्नर। बॉम्बे में जो मेन अधिकारी बैठेगा उसे बोला जाएगा गवर्नर। मद्रास में जो मेन अधिकारी बैठेगा उसे बोला जाएगा गवर्नर। समझे? कहा जाएगा ये है कलकत्ता का गवर्नर, ये है बॉम्बे का गवर्नर, और ये क्या है? मद्रास का गवर्नर। ठीक है, एक मिनट। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये कलकत्ता का गवर्नर है, ये बॉम्बे का गवर्नर, ये मद्रास का गवर्नर। मैटर आपको समझ में आया कि नहीं? ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी हेड ऑफिस है लंदन में, और वहां पर इसके डायरेक्टर बैठेंगे। भारत में क्या होगा? तमाम फैक्ट्रियां होंगी। जो पूर्वी छोर पर इनकी फैक्ट्रियां होंगी उनका नियंत्रण होगा कलकत्ता ऑफिस के अंतर्गत। जो पश्चिमी छोर पर इनकी तमाम फैक्ट्रियां होगी उनका नियंत्रण होगा बॉम्बे ऑफिस के अंतर्गत, और जो दक्षिणी छोर में इनकी फैक्ट्रियां होंगी उनका नियंत्रण होगा मद्रास ऑफिस के अंतर्गत। और ये कलकत्ता हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे मद्रास हो, यहाँ पर गवर्नर बैठेंगे। यहाँ पर जो कलकत्ता में बैठेगा उसे कलकत्ता का गवर्नर बोला जाएगा, जो यहाँ पर बैठेगा उसे बॉम्बे ऑफिस गवर्नर बोला जाएगा, और जो यहाँ पर बैठेगा उसे यहाँ का गवर्नर बोला जाएगा। ठीक, चलिए। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये गवर्नर का काम क्या है और ये डायरेक्टर का काम क्या होता है। देखिए, डायरेक्टर का सीधा सा मतलब होता है, जैसे मान लिया 4 लोग मिल करके कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं। 1 लाख इसने लगाया, 2 लाख इसने लगाया, 3 लाख इसने लगाया, 4 लाख इसने लगाया, या ये कह सकते हैं कि चारों ने 1-1 लाख लगाया, एक इसने, एक इसने, एक इसने। तो ये चारों क्या होंगे? डायरेक्टर बन जाएंगे कंपनी के। समझे? मान लिया ये क्या कहलाएंगे? कंपनी के डायरेक्टर, मतलब जिनका उस कंपनी में हिस्सेदारी है। कभी कभी ये भी होता है कि मान लिया मुकेश अंबानी लगा रहे हैं 1 लाख, 1 लाख अडानी लगा लिया, 1 लाख विजय माल्या ने लगा दिया, 1 लाख सुब्रत राय सहारा ने लगा दिया, और चारों ने मिलकर के कोई फैक्ट्री शुरू की, मतलब कोई कंपनी शुरू की। तो ये चारों या तो स्वयं डायरेक्टर बन जाएंगे या अपने किसी आदमी को डायरेक्टर बना देंगे। मान लीजिए बहुत बिजी रहते हैं तो ये क्या कहते हैं, मुकेश अंबानी की तरफ से एक डायरेक्टर बन जाएगा, एक डायरेक्टर विजय माल्या की तरफ से बन जाएगा, एक डायरेक्टर अडानी की तरफ से बन जाएगा, एक डायरेक्टर सुब्रत राय सहारा की तरफ से बन जाएगा।
समझ रहे हैं ना। डायरेक्टर की संख्या इस बात पर भी डिपेंड करती है कि कंपनी में किसकी हिस्सेदारी कितनी है। मान लिया कोई 4 लाख लगाया है तो उसका 1 डायरेक्टर रहेगा, कोई 8 लगा दिया तो उसका 2 डायरेक्टर हो जाएगा, कोई 16 लगा दिया तो उसका 4 डायरेक्टर हो जाएगा। अब ये डायरेक्टर करते क्या हैं? ये डायरेक्टर नीति निर्माण करते हैं कि कंपनी को कैसे चलाना है, सारी पॉलिसी ये डायरेक्टर करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये डायरेक्टर हो सकता है कि इनका स्वयं पैसा लगा रहा हो ईस्ट इंडिया कंपनी में, या ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा बिजनेसमैन रखा हो, उसका पैसा लगा रहा हो, उसने अपने डायरेक्टर नियुक्त कर रखे हो। डायरेक्टर का काम क्या है? पॉलिसी बनाना, ऐसी नीतियां बनाना जिससे कंपनी को अधिक से अधिक फायदा हो, समझे। ये डायरेक्टर करेगा क्या? यहां पर ये जो गवर्नर बैठे हुए हैं, कलकत्ता वाले गवर्नर को आदेश देगा, निर्देश देगा कि ऐसा करो ताकि हमको ज्यादा फायदा हो। बॉम्बे वाले को कहेगा तुम ऐसा करो, मद्रास वाले को कहेगा तुम ऐसा करो, समझे कि नहीं समझे। ये आदेश निर्देश देगा कुल मिला के, ठीक ना। और सारी नीति ये बनाएगा। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं जैसे आज जो है सचिव जो है नीतियां बनाता है, कैबिनेट में नीतियां पास होती हैं और उसको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोला जाता है कि तुम इसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है। तो समझ गए डायरेक्टर का क्या काम है? नीति बनाएंगे। कहां? लंदन में बैठ करके कि कंपनी को कैसे चलाना है, क्या करना है, सब कुछ वो पॉलिसी वहां से बनाएंगे। अब ये लोग फॉलो करेंगे, गवर्नर, चाहे वो क्लाइव आएगा या वारेन हेस्टिंग आएगा, कॉर्नवालिस आएगा, वो ये जैसा कहेंगे वैसा ये लोग करेंगे जो यहाँ पर गवर्नर बैठे हुए हैं, समझ गए। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको चार्टर मिला हुआ है, किससे? ब्रिटेन की सरकार से। सरकार कह सकते हैं या सम्राट कह सकते हैं, जो भी वहां पे अधिकृत व्यक्ति है उसने इसको चार्टर दे रखा है। चार्टर का मतलब होता है अधिकार। अधिकार क्या कि जाइए आप जो है भारत में व्यापार कीजिए, समझे ना। जैसे आज अगर रिलायंस को अमेरिका में जाकर के व्यापार करना है तो पहले प्रधानमंत्री से, मतलब भारत सरकार से कह सकते हैं, चार्टर लेना पड़ेगा, अधिकार लेना पड़ेगा। जब सरकार उसको अधिकार दे देगी कि हाँ जाइए अमेरिका में आप व्यापार कीजिए, तभी जाके रिलायंस वहां व्यापार कर सकती, रिलायंस हो या कोई कंपनी। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया बस चली गई कि चलो अमेरिका में जो है झंडी लेकर के चलते हैं व्यापार करते हैं। पहले यहाँ की सरकार से अधिकार लेना पड़ेगा। तो ये जो है ब्रिटेन की सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिला हुआ था कि हाँ जाइए व्यापार कीजिए। और फिर अपना ये आकर के चाहे भारत हो चाहे किसी भी देश में हो, पहले चार्टर लेना पड़ता। अच्छा याद रखिए, यही रूप आज भी होता है। ये जो कंपनी चाहे रिलायंस बनी हो, चाहे सहारा बनी हो, चाहे फ्लिपकार्ट बनी हो, चाहे अनअकैडमी बनी हो, उसमें भी पूरा स्ट्रक्चर यही होता है कि कुछ डायरेक्टर होंगे। अब वो अलग बात है कि आज उनको जो इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है उनको गवर्नर नहीं बोला जाता, कहीं सीईओ बोला जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर यही होता है। उस समय ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि ऐसा स्ट्रक्चर था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, लगभग सब, मतलब सभी का स्ट्रक्चर, चाहे वो डच कंपनी आई हो, चाहे फ्रांसीसी कंपनी आई हो, यही स्ट्रक्चर रहा होगा कि उनके देश में उनके डायरेक्टर बैठे रहते थे और यहाँ पर उनके गवर्नर भारत में वो जैसा निर्देश देते थे वैसा ये लोग काम किया करते थे, ठीक है ना, समझ गए। तो जब मैं आपको कलकत्ता कहूंगा या बॉम्बे कहूंगा या मद्रास कहूंगा, आप समझ जाइएगा ना कि अगर मैं मद्रास की बात कर रहा हूं तो मद्रास के एरिया में आने वाली जितनी फैक्ट्री है उसका नियंत्रण मद्रास वाली ऑफिस में होगा। कुल मिलाकर के मद्रास में जो ऑफिस बनाई गई थी उसके कंट्रोल में साउथ इंडिया में जितनी फैक्ट्री इनकी बनी थी अंग्रेजों की, सबका कंट्रोल मद्रास के अंतर्गत था। और पश्चिम इलाके में पश्चिमी भारत में जितनी फैक्ट्रियां थी उनका कंट्रोल बॉम्बे ऑफिस के अंतर्गत था। भाई फैक्ट्रियों का कंट्रोल का मतलब क्या है? फैक्ट्री में क्या गतिविधि चल रही, कितना माल आया,
कैसे ले जाना है, कितना खर्च हुआ, ये सारे के लिए एक हेड ऑफिस बनाई जाएगी ना। भारत में भी एक हेड ऑफिस तो वहां बनी हुई, वो तो सबसे मेन है। भारत में भी तो चलो इतना एरिया तुम संभालो, इतना एरिया तुम संभालो, इतना एरिया, और पूर्वी वाली की कलकत्ता में बनी हुई थी। ठीक, समझ गए कि नहीं? बस ये फर्क था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये प्राइवेट थी, लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो गवर्नमेंट थी। अच्छा, जब गवर्नमेंट कंपनी होगी, जब सरकारी कंपनी होगी तो ये डायरेक्टर सरकारी आदमी होंगे, और जब प्राइवेट कंपनी होगी तो ये डायरेक्टर प्राइवेट आदमी होंगे। समझे? प्राइवेट कंपनी मतलब जैसे आज रिलायंस को मान सकते हैं, फ्लिपकार्ट को मान सकते हैं, अनअकैडमी को मान सकते हैं, ये प्राइवेट कंपनी होगी। और सरकारी कंपनी का क्या मतलब, जैसे सेल है, भेल है। समझे? हालांकि ये बात अलग है कि सेल भेल में भी कुछ हिस्सेदारी प्राइवेट को बेच दी जाती है। समझे? वो अलग का, जब वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो समझेंगे। कुल मिलाकर के आप भी जान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक, तो आपको समझ गया स्ट्रक्चर कैसा होता है? बिल्कुल। जगह इतनी कम है कि क्या करें, इसलिए कभी कुछ चीजें उतना अच्छा समझा नहीं पाते। अच्छा, ये बताइए, दो शब्द आप सुनते होंगे, लड़ाई और एक सुनते होंगे आप युद्ध। लड़ाई को अंग्रेजी में कहा जाता है बैटल, और युद्ध को कहा जाता है वार। दोनों में अंतर क्या है? प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध। आपको लगता होगा कि दोनों एक ही चीज है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन कोई कहे कि माइन्यूट डिफरेंस क्या है। देखिए, लड़ाई जो होगी इसका कुछ अपना पैरामीटर है कि एक छोटे एरिया में होगी, लेकिन युद्ध क्या होगा, बड़े एरिया में होगा। जैसे जब युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध, वहां ये नहीं कहा जा रहा था विश्व लड़ाई, चाहे प्रथम, समझ, वो बड़े एरिया में, पूरे दुनिया में युद्ध चल रहा है। लेकिन लड़ाई होता है ना, मोहल्ले की लड़ाई, उसका एक छोटा एरिया होगा। ये जो लड़ाई होगी इसमें जान माल का नुकसान कम होगा, मतलब इसमें नुकसान कम होगा। और ये जो युद्ध होगा इसमें नुकसान ज्यादा होगा। ये जो लड़ाई होगी इसमें संसाधन की कम जरूरत पड़ेगी, ये जो युद्ध होगा इसमें संसाधन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। भाई, लड़ाई हो रही हमारी मोहल्ले वाले के साथ, दो डंडा हमने मार दिया, दो डंडा उसने मार दिया, लेकिन युद्ध में नहीं। युद्ध में तो तोप की जरूरत पड़ेगी, बारूद की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ। ये जो लड़ाई होती है, सबसे मेन चीज यहां देखिएगा, ये लड़ाई जो होती इसकी अवधि कम होती है, यानी टाइम पीरियड कम होता है। लेकिन ये जो युद्ध होता है इसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है। आपने देखा कि विश्व युद्ध है वो कई कई साल तक चलता रहा, समझे ना, कई कई साल चला है। लेकिन लड़ाई ऐसा नहीं है कि कई साल तक चलेगी, इसका एक छोटा टाइम पीरियड होता है। सबसे मेन चीज आप समझ लीजिए, समझे। हम ये कह सकते हैं कि एक युद्ध के अंदर कई लड़ाई हो सकती है। जैसे आज लड़े, 4 दिन बाद फिर लड़े, 6 महीने बाद फिर लड़े, साल भर बाद फिर लड़े, कुल मिलाकर के 2 साल तक हम लड़ते रहे, तो कहेंगे कि ये पूरा 2 साल मिला करके ये क्या बन गया, ये युद्ध बन गया। लेकिन ये जो आज लड़े ये लड़ाई है, ये जो 4 दिन बाद लड़े ये लड़ाई है, ये 1 साल बाद लड़ाई है, ये 2 साल बाद ये लड़ाई है। लेकिन ये सबको मिला करके संयुक्त रूप से इसे कहेंगे कि ये युद्ध है। तो एक युद्ध के अंदर कई लड़ाई हो सकती है। लड़ाई का मतलब छोटा रूप और युद्ध उसी का बड़ा रूप। तो युद्ध और लड़ाई आपको समझ में आ गई। चलिए, वो समझ गए कि नहीं आप? वो जो स्ट्रक्चर बताया था, थोड़ा सा इधर फिर देख लीजिए। वही ये मान लिया कि पश्चिम इलाके में ये फैक्ट्री है,
तो ये किसके, बॉम्बे वाली ऑफिस के अंतर्गत हो गई। और यहाँ पर जो गवर्नर बैठेगा उसे बॉम्बे का गवर्नर बोलेंगे। ये दक्षिण वाले इलाके में तमाम फैक्ट्री बन गई, ये मद्रास ऑफिस के अंतर्गत होगी। और मद्रास में जो गवर्नर बैठेगा उसे मद्रास गवर्नर। ये पूर्वी इलाके में जितनी फैक्ट्रियां होंगी वो कलकत्ता ऑफिस के अंतर्गत होगी। और कलकत्ता में जो गवर्नर बैठेगा उसे कलकत्ता का गवर्नर बोलेंगे। ठीक, ये है स्ट्रक्चर पूरा। एक फैक्ट्री थोड़ी होती थी इनकी, बहुत सारी फैक्ट्रियां होती थी, पूरे भारत में फैली थी। तो ये तीन चीज आप समझ गए। हाँ, चलिए अब हमें यह देखना है कि कर्नाटक युद्धों का महत्व क्या है साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से। देखिए, ये जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, आपको पता है कि एक तरफ फ्रांसीसी थे, एक तरफ अंग्रेज थे। लेकिन आप सेकंड कर्नाटक युद्ध देखेंगे वहां पे, तो वहां पर उत्तराधिकार का युद्ध था। उसमें यह बात तो सही है कि फ्रांसीसियों की हार हुई इन कर्नाटक युद्धों में एट लास्ट जाकर के, लेकिन इसने अंग्रेजों को भारतीय परिस्थितियों के बारे में अच्छे से समझा दिया। और यहीं से अंग्रेजों का दिमाग घूमा कि यार भारत में तो ये कमी है, ये स्थिति है भारतीयों को। आप याद रखिए, याद कीजिए पहला लेक्चर कि 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक परिस्थितियां, वहां पर भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो परिस्थितियां हैं भारत की, यही आगे एक भूमिका तैयार करेंगी, एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगी कि अंग्रेज भारत को कब्जा कर लें, भारत पर नियंत्रण कर लें। मैंने बताया था उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, समझे। ये कर्नाटक का जो युद्ध हुआ उससे और ही सारा खोखलापन उजागर हो गया। भारत की स्थितियों की पूरी जानकारी हो गई इन अंग्रेजों को। अब उन्होंने कहा यार, हम तो फ्रांसीसियों से लड़ रहे थे, पुर्तगालियों से लड़ रहे थे, डचों से लड़ रहे थे, छोड़ो, हमें तो भारत को कब्जा करना चाहिए अगर अधिक से अधिक फायदा लेना है यहां से तो। और कर्नाटक युद्ध कुल मिलाकर के एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। कैसे तैयार करता है देखते हैं। देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूं, कर्नाटक युद्धों का महत्व क्या है जो ये युद्ध हुआ। पहला, इधर देखिए, महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी बाहर हो गया। देखिए, जो कर्नाटक युद्ध हुआ, आपने देखा होगा कि थर्ड कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी एकदम से हार जाते हैं और पेरिस की संधि से उनके ऊपर ये थोप दिया जाता है कि अब आप सेना नहीं रखेंगे, आप किलेबंदी नहीं करेंगे, आप सिर्फ व्यापार करेंगे। कुल मिलाकर के थर्ड कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की स्थिति एकदम मरणासन हो जाती है और अब वो कभी सर नहीं उठाएंगे। कुल मिलाकर के एक जो महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी था भारत में अंग्रेजों का, वो बाहर हो गया, समझे, वो बाहर हो गया। भाई अगर ये फ्रांसीसी होते तो कभी टक्कर देते अंग्रेजों को। पुर्तगाली डच तो पहले ही बाहर हो गए थे, अब फ्रांसीसी भी बाहर हो गया कर्नाटक युद्ध। चलिए, भारत के परिस्थितियों की व्यवहारिक समझ, बिल्कुल व्यवहारिक समझ हुई कि नहीं भारत की परिस्थितियों की, कैसी व्यवहारिक, ये वाला पॉइंट मैं टिक का निशान भी लगाता जाया करूंगा। भारत की परिस्थिति वही कि भारत में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है और इन उत्तराधिकार के युद्धों का लाभ उठाया जा सकता है। भाई कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध ही तो चल रहा था, हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध ही तो चल रहा था, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच, कर्नाटक में अनवरुद्दीन और उनके जाजा चंदा साहब के बीच। और उसमें हुआ क्या कि पहली बार दोनों जगहों पर डुप्ले जीत गया था और डुप्ले ने अपना कठपुतली शासक बैठाया और खूब फायदा उठाया। जब दोबारा फिर हुआ और जब मोहम्मद अली को अंग्रेजों ने कर्नाटक पर बैठा दिया अपने कठपुतली शासक को, वही अनवरुद्दीन के बेटे को, तो उससे अंग्रेजों ने खूब फायदा उठाया। अब अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई कि यार ऐसे उत्तराधिकार के युद्ध तो बहुत जगह छिड़े हुए हैं, उनका फायदा उठाया जा सकता है। एक ही तरफ से शामिल हो जाइए, अपना कठपुतली शासक बैठाइए और फिर मजा मारिए। उस कठपुतली शासक से जितना हो सकता है उतना फायदा उठाइए, वो कठपुतली शासक देगा।
क्योंकि वो डरा हुआ, वो जानता है कि इन्हीं की वजह से तो मैं जीत करके आया हूं। अगर मैं कुछ इधर उधर करूंगा, ना नुकर करूंगा, तो ये मुझे हटा देंगे, किसी दूसरे को बैठा देंगे। समझे ना? तो भारत के परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ हो गई। वही इसको समझ सकते हैं कर्नाटक और हैदराबाद के। इस बात की समझ कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। देखिए कर्नाटक युद्ध में हुआ क्या कि फ्रांसीसियों की तरफ से भी भारत की लोग लड़ रहे थे, भारत की सेना लड़ रही थी। कुल मिलाकर ये कह सकते कि फ्रांसीसी सेना में भारतीय लोग भी थे और उधर अंग्रेजी सेना में भी भारतीय लोग हैं। अच्छा ये बताइए, मान लिया कि आप सेकंड डे वर्ल्ड आप देख लीजिए, सेकंड कर्नाटक युद्ध। सेकंड कर्नाटक युद्ध में हो क्या रहा है? अंग्रेज लड़ रहे हैं नासिर जंग की तरफ से, यानी अंग्रेजी सेना मुजफ्फर जंग के ऊपर अटैक करेगी। अंग्रेजी सेना में भारतीय भी शामिल हैं, यानी वो भारतीय मुजफ्फर जंग पर अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे? और उधर देखिए मुजफ्फर जंग की सेना में, मतलब मुजफ्फर जंग की तरफ से कौन लड़ रहा है? फ्रांसीसी सेना लड़ रही। फ्रांसीसी सेना में भी भारतीय शामिल हैं, यानी वो भारतीय किस पर अटैक करेंगे? नासिर जंग की तरफ से। दोनों तरफ आप देखिए कि ये है अंग्रेज ब्रिटिश सेना और ये है फ्रांसीसी सेना। इसमें इंडियन है, इसमें इंडियन है। ये अटैक करे चाहे ये अटैक करे, दोनों में नुकसान भारत का ही है। भाई ये अटैक करेगा, ये इंग्लिश सेना जब अटैक करेगी तो ये मुजफ्फर जंग पर अटैक करेगी, और ये जो फ्रांसीसी सेना अटैक करेगी तो ये नासिर जंग पर अटैक करेगी। नासिर जंग क्या है? भारतीय है। अब मुजफ्फर जंग क्या है? ये भी भारतीय है। यानी इनकी सेना में अगर कोई भारतीय है तो ये अपने भारत पर आक्रमण कर रहा है, इनकी सेना में कोई भारतीय है तो ये भारत पर ही आक्रमण कर रहा है। लेकिन अगर इनके अंदर राष्ट्रीय चेतना होती तब ये ऐसा ना करते। ये कहते नहीं, ना हम फ्रांसीसी सेना में शामिल होंगे ना हम ब्रिटिश सेना में शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि अंतोगत्वा कोई किसी को मारा तो जा रहा है भारत का ही कोई ना। नासिर जंग के ऊपर हमला हो रहा है, मुजफ्फर जंग के ऊपर हमला हो रहा है, तो ये कहते नहीं। लेकिन इनके अंदर राष्ट्रीय चेतना थी ही नहीं, इनको जहां से पैसा मिलता था उसकी तरफ ये हो जाते थे। तो वही कह रहा है कि उनको पता चल गया कि इनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का अभाव है भारतीयों में, इनको जो पैसा देगा ये उसकी तरफ शामिल हो जाए। और आगे देखिएगा आगे आप देखेंगे कि जब अंग्रेज लड़ेंगे, चाहे मराठों से लड़ें चाहे आप और कहीं लड़े, आप देखिएगा कि ब्रिटिश सेना में भारतीय लोग ही शामिल होंगे। वो मराठों को मारेंगे, वो हैदर अली को मारेंगे, हैदर अली के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये समझ हुई, समझे कि राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, राष्ट्रवाद है ही नहीं है इनके अंदर। ठीक, ये वाला पॉइंट देखिए जब ये कर्नाटक युद्ध हुआ तो इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दोनों कंपनियों ने, चाहे वो फ्रांसीसी कंपनी हो और चाहे ब्रिटिश कंपनी हो, दोनों ने भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल किया और ये देखा कि अगर भारतीय सैनिक को भी अच्छे से अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो वो यूरोपीय सैनिक की भांति ही कुशल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यूरोपीय सैनिक बहुत ज्यादा कुशल हैं, वो कुशल हैं तो इसलिए कुशल हैं क्योंकि उनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। यहां पर इनको पता चल गया अंग्रेजों को कि भारतीय सैनिकों को भी आप अच्छा सा प्रशिक्षण दीजिए तो उनके अंदर भी उतना अच्छा ही निखार आएगा जितना यूरोपीय सैनिकों के पास है। समझे? यानी यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक क्या हैं? समकक्ष हैं लगभग। बस दिक्कत यह है कि भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। चलिए, तो ये उनको पता चल गया। ये अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसको देखिए। अच्छा देखिए, वहां पर चाहे डुप्ले हो चाहे अंग्रेज हो, उन्होंने पराजित किनको किया? भारतीय राज्यों को ही तो पराजित किया। पहली बार डुप्ले ने वहां पर कर्नाटक के नवाब को पराजित किया था और वहां पे हैदराबाद के नवाब को पराजित किया था।
फिर जब युद्ध हुआ था तो कर्नाटक के नवाब को अंग्रेजों ने पराजित किया एक टाइप से। यही तो था, भले गुट अलग रहा हो, गुट में भले एक तरफ फ्रांसीसी कंपनी के साथ उधर नासिर जंग शामिल था और इधर अंग्रेजों की तरफ से मुजफ्फर जंग शामिल था हैदराबाद में, उसी प्रकार से कर्नाटक में एक तरफ अनवरुद्दीन था, एक तरफ चंदा साहब था, भले लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो भारतीय राज्य ही पराजित हो रहे हैं। और किन की वजह से पराजित हो रहे हैं? इन्हीं यूरोपीय कंपनियों के साथ देने की वजह से पराजित हो रहे हैं। तो अंग्रेजों को इतना तो पता चल गया ना कि भारतीय राज्यों को पराजित किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ कर्नाटक में पराजित किया, वैसे अन्य जगहों पर भी हम पराजित कर सकते हैं। और वही आप देखिएगा आगे मराठों को ये पराजित करेंगे, मैसूर को पराजित करेंगे, अवध को पराजित करेंगे, अलग अलग सबको ये पराजित करते जाएंगे, बंगाल को पराजित करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, तो यहां से इनको ये कर्नाटक युद्ध से पता चल गया था कि हाँ, इनको पराजित किया जा सकता है। चलिए ये वाला पॉइंट देखिए, प्लासी और बक्सर में इस अनुभव का प्रयोग। यहां पर जो भी इनको अनुभव मिला, इस सब का इस्तेमाल उन्होंने प्लासी और बक्सर के बाद किया। प्लासी का युद्ध होता 1757 में और कर्नाटक का द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1755 में खत्म होता है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध से इनको जो फायदा हुआ, जो मतलब जो अनुभव मिला द्वितीय कर्नाटक युद्ध से, उसका इस्तेमाल कहां करेंगे? ये प्लास्टिक युद्ध में। ठीक। और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद जो इनके पास अनुभव गेन होता है, उसका इस्तेमाल ये करेंगे बक्सर में। और दोनों जगह इनको जीत मिलेगी, प्लासी में भी और बक्सर में भी। समझे ना? तो ये कर्नाटक युद्ध तो इनके लिए बहुत फायदेमंद हुआ। सारा कुछ इन्होंने यहां से अनुभव प्राप्त कर लिया और उसी अनुभव का इस्तेमाल ये आगे करेंगे, चाहे प्लासी हो, चाहे बक्सर हो, या आगे जहां जहां पर भी ये लड़ेंगे सब जगह यही सब इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तो आपको पता चल गया कि कर्नाटक युद्ध का क्या महत्व है। ये सारा पॉइंट मैं आपको समझा दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। बंगाल विजय, इधर देखिए, बंगाल विजय। आप देखेंगे कि बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होगी। पहले प्लासी के मैदान में होगा, फिर बक्सर के मैदान में होगा, अंत में अंग्रेजों की जीत होगी और वहां पर द्वैध शासन स्थापित किया जाएगा। तो एक एक पॉइंट, इसी को बंगाल विजय कहा जाता है। ठीक है ना? तो अभी मैं पूरा आपको सब कुछ बताऊंगा कि प्लासी की लड़ाई क्या थी, बक्सर का युद्ध क्या था, द्वैध शासन क्या था, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, प्लासी की लड़ाई लिखा गया है और यहां बक्सर का युद्ध लिखा गया है। तो मैं आपको अभी पहले बताया था कि लड़ाई और युद्ध में क्या अंतर होता है, तो थोड़ा यहां समझिएगा। समझे? बक्सर में युद्ध लिखा गया है और प्लासी में लड़ाई। बात आई ना समझ? चलिए यहां देखिए, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, ये डेट लिखी हुई है 1757। ठीक। कारण क्या था? तो कारण में ये सारी चीज मैंने आपको लिखी हुई है कि इसका ये कारण है। फिर उसके बाद देखेंगे घटनाक्रम क्या हुआ इसमें और फिर उसका परिणाम क्या निकला, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कारण, प्लासी की लड़ाई। अच्छा इतना तो आपको पता होगा कि प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में। तो देखते हैं इसमें पूरा मैटर है क्या। चलिए कारण इसका क्या है? कह रहा है कि पहला कारण है 1717 का फरमान विवाद। 1717 का फरमान विवाद, ये इसका कारण। तो समझ लेते हैं कि ये फरमान विवाद है क्या। देखिए 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को यह कहा कि आप 3000 रुपया दीजिए और बंगाल में आप व्यापार करिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप बस 3000 रुपया वार्षिक एक बार दे दिया कीजिए। साल में आप एक बार 3000 रुपया दे दिया कीजिए,
उसके बाद आप पूरे बंगाल में व्यापार कीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे आज भी आप देखते होंगे जब आप कोई बिजनेस करेंगे तो आपको सरकार को टैक्स देना होता है। हाँ, तमाम प्रकार के टैक्स देने पड़ते, जीएसटी देनी पड़ती है। अब तो तमाम प्रकार का वो होकर के जीएसटी आ गया। चलिए, तो उसी प्रकार उस समय, लेकिन बंगाल के जो वो था फर्रुखसियर सम्राट, समझ रहे हैं ना, सम्राट नवाब में आपको अंतर पता है ना। तो जो सम्राट था फर्रुखसियर, उसने कहा कि भाई 3000 रुपए आप दीजिए, साल में एक बार आप 3000 रुपया दे दिया कीजिए और पूरे बंगाल में आप। अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई दे देंगे। तो इन्होंने इसको एक पास दे दिया अंग्रेजों को, सम्राट ने, कि लीजिए ये पास अपने पास रखिए। पास में लिखा होता था, पास कुछ नहीं होता था, पास एक प्रकार का लेटर होता था, उसमें लिखा होता था कि हाँ ये 3000 रुपए दे चुका है, मतलब ये कंपनी 3000 रुपए दे चुकी है, अब इससे कोई टैक्स ना लिया जाए, ये आराम से जहां चाहे वहां व्यापार करें बंगाल के अंदर। ठीक, चलिए। लेकिन याद रखिए ये जो पास मिला हुआ था ये सिर्फ कंपनी को मिला हुआ था। किसको? कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। होता यह था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो भी व्यापार किया करते थे छोटा मोटा। एक तो कंपनी के रूप में वो व्यापार करते थे, कुल मिलाकर के कंपनी व्यापार किया करती थी, और वो अपना व्यक्तिगत भी हल्का फुल्का व्यापार किया करते थे। तो होता क्या था, ये जो पास मिला होता था, पास तो मिला होता था कंपनी को, ये उस पास का दुरुपयोग करते थे। जब ये अपना व्यक्तिगत भी व्यापार करते थे तो दिखा देते थे भारतीय जो नवाब के अधिकारी थे कुल मिलाकर के, ये देखो हमारे पास पास है, जो कि वो पास इनका नहीं होता था, वो पास कंपनी का होता था। कंपनी जो व्यापार करेगी उस पर राहत मिलेगी। ये जो व्यक्तिगत व्यापार करेंगे, अपना खुद का व्यापार करेंगे, उस पर इनको छूट नहीं मिली होती थी। लेकिन ये जब खुद के व्यापार जो करते थे उस पर भी छूट ले लेते थे, उस पास को दिखा करके। समझे? तो हुआ क्या कि जो भी नवाब वहां पर आए, चाहे मुर्शिद कुली खां हो, चाहे अली वर्दी खां हो, और चाहे आगे सिराजुद्दौला हो, जो भी बंगाल में नवाब की गद्दी पर बैठा, सबके समक्ष ये मुद्दा था कि भाई इससे नुकसान हो रहा है। ये पास तो सिर्फ उनको मिला हुआ है, कंपनी को मिला हुआ है, लेकिन ये जो अपना व्यक्तिगत का व्यापार कर रहे हैं वहां पर भी ये पास का यूज कर रहे हैं, और इससे उसको नवाब को नुकसान हो रहा था टैक्स का। भाई अगर कंपनी का जो व्यक्तिगत मतलब जो कंपनी के कर्मचारियों का जो व्यक्तिगत व्यापार था उस पर तो छूट मिली हुई नहीं थी, उनको तो टैक्स देने चाहिए था, लेकिन वो भी टैक्स नहीं देते थे, तो उनको नवाब को नुकसान हो रहा था ना। चलिए, तो जब नवाब को नुकसान हो रहा था तो ये जो सिराजुद्दौला था, जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो उसने कहा भाई नुकसान हो रहा है, आप जो है इस पास का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपना बात ऐसे चलती रही, कुल मिलाकर दोनों के बीच, नवाब और अंग्रेजों के बीच ये तनाव का मुद्दा था। समझे? तो इसी को कहा जाता है फरमान विवाद। यही विवाद का मुद्दा था, ये जो फरमान फर्रुखसियर ने दे रखा था 1717 में कि 3000 रुपया दो। समझ गए ना क्या विवाद था? विवाद यही था कि सिर्फ कंपनी के व्यापार पर टैक्स से छूट मिलेगी, लेकिन कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर भी छूट ले लेते थे, जबकि निजी व्यापार में उनको छूट नहीं मिली थी। और जब उसे नवाब कहता था तो कहते थे अरे हमको निजी पर भी छूट मिली हुई है। वो कहता था कहां निजी पर छूट मिली, सिर्फ कंपनी वाले व्यापार पर छूट मिली हुई है। तो ये विवाद का मुद्दा था। चलिए, विरोधियों को संरक्षण, तो एक कारण तो ये था प्लासी के युद्ध होने का। ये दूसरा कारण देखिए क्या लिखा है, विरोधियों को संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा तो दो लोगों ने उसको चुनौती दिया। एक थी उसकी मौसी घसीटी बेगम और एक शौकत गंज। दोनों ने उसकी चुनौती दिया। वही जैसे हर जगह होता है, जैसे आप कर्नाटक वाले में देखिएगा कि चंदा साहब अनवरुद्दीन को चुनौती दे रहे हैं और मुजफ्फर जंग अपने चाचा नासिर जंग को चुनौती दे रहा है, तो उसी प्रकार यहां पर सिराजुद्दौला को शौकत गंज और उसकी मौसी घसीटी बेगम चैलेंज कर रही है।
यानी कि शौकतगंज और घसीटी बेगम सिराजुद्दौला के दुश्मन हैं, विरोधी हैं। लेकिन ये अंग्रेज करते क्या थे? इन विरोधियों को यानी घसीटी बेगम और शौकतगंज को संरक्षण दे रहे थे। शौकतगंज और घसीटी बेगम का समर्थन कर रहे थे, उसका साथ दे रहे तुम लोगों का। अच्छा ये बताइए, क्या ये बात सिराजुद्दौला को अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। भाई हमारे दुश्मन को कोई अपने यहां बैठाए, उसका समर्थन करे, उसका साथ दे, ये बात हमको अच्छी लगेगी? नहीं, यही बात है। तो ये भी एक मुद्दा था प्लासी का युद्ध होने का। तो तीसरा, संप्रभुता को चुनौती। अंग्रेजों ने नवाब की संप्रभुता को चुनौती दे दिया। कैसे? देखिए, अंग्रेजों की कलकत्ता में एक फैक्ट्री थी, समझे? कलकत्ता के अंदर अंग्रेजों का एक ये वो था, फोर्ट विलियम, ये बस्ती थी, फैक्ट्री थी कह सकते हैं, ऑफिस थी, यही सारा काम यहां पर होता था। कौन सा? फोर्ट विलियम। तो ये अंग्रेज क्या कर रहे थे? इस फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे। किलेबंदी करने का क्या मतलब है? कि उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार उठा रहे थे। ये बात नवाब को अच्छी नहीं लगी। नवाब ने कहा कि बंद कीजिए, आप ये जो अपने इसके चारों ओर दीवार उठा रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं फोर्ट विलियम के चारों ओर। फोर्ट विलियम कुल मिलाकर के वहां पर उनकी ऑफिस थी कलकत्ता के अंदर, ठीक है ना? तो वो उसके चारों ओर उठा रहे थे। बस्ती थी, फैक्ट्री थी, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक। अच्छा ये बताइए, किलेबंदी से नुकसान क्या है? एक तो आपको पता होगा कि ये जो पश्चिम बंगाल है ये समुद्र के पास है, ठीक है ना? अब मान लिया यहां पर मेरा फोर्ट विलियम है, कहीं पर है, मुझे नहीं पता कहां पे। यहां से समुद्र के रास्ते कोई आया और अपना अंदर घुस गया। अंदर क्या साजिश चल रही है, क्या रणनीति बन रही है, इसके बारे में पता नहीं चलेगा। कौन आया कौन गया, अगर ऊंची ऊंची दीवारें उठी होंगी तो। अगर दीवार नहीं उठी होगी तो पता चल गया जाएगा भाई कौन जा रहा है अंदर, या अंदर कौन है। लेकिन जब बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होंगी तो अंदर क्या साजिश रची जा रही, हो सकता है अंदर कोई प्लानिंग बन रही हो कि नवाब को मार दिया जाए, और नवाब के लोगों को ये पता नहीं चल पाएगा, समझे? तो नवाब ने कहा ये बात ऐसा करो, तुम फोर्ट विलियम की किलेबंदी मत करो। ये जो फोर्ट विलियम में तुम्हारी बस्ती है, मतलब जो फैक्ट्री है, इसकी किलेबंदी तुम मत करो। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो करेंगे, जो मन में आए सो कर लो। नवाब को ये बात बहुत बुरी लगेगी, यार ये तो हमारी संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। मैं मना कर रहा हूं कि किलेबंदी मत करो, लेकिन कह रहे हैं करेंगे, जो करना है जाके कर लो। दूसरी चीज, एक चीज और था, देखिए नवाब ने क्या कहा कि कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर टैक्स दें, लेकिन कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर टैक्स नहीं दे रहे थे। एक तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, दूसरा और क्या किया? देखिए कलकत्ता में मैंने आपको बताया क्या था कि फोर्ट विलियम उनकी एक फैक्ट्री थी अंग्रेजों की। अब हुआ ये कि मैं आपको बता चुका कि फोर्ट विलियम यहां पर कलकत्ता में उनकी एक फैक्ट्री थी। तो हुआ ये कि एक तो टैक्स नहीं दे रहे हैं कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर, दूसरी चीज इन्होंने ये कह दिया अंग्रेजों ने कि कलकत्ता के अंदर अगर कोई भारतीय माल आएगा तो हम उस पर टैक्स लेंगे। देखिए एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो इनको टैक्स देना चाहिए खुदाई, जो अपना निजी व्यापार करे, वो तो दे ही नहीं रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, तुम्हारा अगर कलकत्ता के अंदर आएगा तो हमको टैक्स दो तुम। नवाब ने कहा अच्छा, अब हम अपने ही
देश में हम तुमको टैक्स दे। हाँ, नवाब हम हैं कि तुम? उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा जो हो तुम समझ लो, तुमको टैक्स देना पड़ेगा अगर कलकत्ता में तुम्हारा आया तो, बाकी हम तो अपने निजी व्यापार पर तुमको देंगे ही नहीं। यानी कि नवाब की संप्रभुता को चुनौती मिल गई दो बातों से, ये टैक्स वाले मैटर से, और दूसरा कहां से? किलेबंदी से। वही जो ये अपनी फैक्ट्री फोर्ट विलियम की जो किलेबंदी कर रहे थे उससे, समझ रहे हैं? दोनों से उसकी संप्रभुता। अब नवाब को गुस्सा आएगा, नवाब नाराज होगा, यार ये तो सीधे सीधे हम कुछ नहीं। लेकिन भाई अंग्रेज थे, वो अभी कर्नाटक युद्ध जीत करके आए हैं, वो तो सारी कमी जान रहे हैं, तो वो समझ गए कि नवाब तुम हमसे जीत नहीं पाओगे, हाँ लड़ोगे तो हरा देंगे हम तुमको। चलिए, तो नवाब को खुलेआम चुनौती मिल रही है अंग्रेजों की तरफ से। चलिए, 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये। अच्छा, जब संप्रभुता को चुनौती मिली तो नवाब को बहुत बुरा लगा और नवाब ने चढ़ाई कर दिया। कहां पर? वही अंग्रेजों की बस्तियों की तरफ। सबसे पहले कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, उस पर जाकर के कब्जा कर लिया। फिर गया कलकत्ता में इनकी जो फैक्ट्री थी उस पर भी जाकर के कब्जा कर लिया। दोनों जगहों पर जाकर के कब्जा कर लिया। समझे? दोनों जगहों पर जाकर के उसने कब्जा कर लिया, कासिम बाजार में भी और कलकत्ता। अब यहां पर जो कर्मचारी थे कलकत्ता वगैरह के, कासिम बाजार वगैरह के, जब नवाब जाएगा, जब जाकर के कब्जा कर लेगा तो ये लोग भाग जाएंगे और भाग करके एक द्वीप था वहीं समुद्र के पास, फुल्टा द्वीप, वहां जाकर के शरण लेंगे। भाई ये जो फैक्ट्री बनी हुई थी तो वहां पर कुछ अंग्रेजी कर्मचारी भी रहे होंगे, वो सब भाग जाते हैं जब देखते कि नवाब आ रहा है। अब ये सब जा करके एक फुल्टा द्वीप है वहीं पर पास में, वहां पर शरण लेते हैं, ये छोड़ करके भाग जाते हैं। अब नवाब करता क्या है, जब कलकत्ता पर कब्जा कर लेता है तो यहां पर अपने एक आदमी मानिक चंद को बैठा करके फिर वापस चला जाता है। मानिक चंद से कहता है ऐसा करो तुम अब कलकत्ता संभालो, अंग्रेज यहां से गए, और अपना वापस चला जाता है फिर नवाबी करने के लिए। अभी जब वापस चला आता है, यहां पर फुल्टा द्वीप में जो ये अंग्रेज छिपे हुए हैं, ये उसी समय मद्रास, मैंने आपको क्या बताया था कि 3 प्रेसिडेंसी थी ना, मद्रास था, बॉम्बे था और ये कलकत्ता वाला था। मद्रास का गवर्नर अलग होता था, बॉम्बे का गवर्नर अलग होता था। तो यहां पर जो लोग थे उन्होंने ये मद्रास वाले गवर्नर को सूचना दिया कि भाई हम छिपे हुए हैं, कलकत्ता पर हमला हो गया है, मतलब कलकत्ता पर हमला हो गया है और नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया। एक चीज ये और बताते हैं मद्रास के गवर्नर को कि नवाब ने बहुत सारे अंग्रेजों को पकड़ करके एक काल कोठरी में बंद कर लिया, और ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि बहुत सारे अंग्रेजों की मौत भी हो गई। कुल मिलाकर के ये बताते हैं कि नवाब ने बहुत सारे अंग्रेजों को पकड़ करके एक काल कोठरी में बंद करके मार डाला। ये मद्रास के गवर्नर को बताते हैं, आप लोग आओ हमारी रक्षा करो, हम फुल्टा द्वीप में छिपे हुए, समझे? चले, ये घटना होती है। तो संप्रभुता को चुनौती मिली, तभी नवाब गया वहां पर हमला करने। और काल कोठरी दुर्घटना, हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये फर्जी बात बोली गई थी, काल कोठरी जैसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। ये कहना कि नवाब ने कुछ अंग्रेजों को पकड़ के काल कोठरी में बंद करके मार डाला था, ये गलत बात है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये फर्जी इन लोगों ने कहा था ताकि यहां पर जो मद्रास के गवर्नर वगैरह हैं उनके अंदर उत्तेजना आए और तुरंत दौड़ करके आए साथ देने के लिए।
या एक माहौल बनाने के लिए, ताकि जो अंग्रेजों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाए, सारे अंग्रेजों के मन में, बताओ इतने लोगों को मार डाला। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये घटना सही नहीं है कालकोठरी वाली, बस मनगढ़ंत बात है। कुल मिलाकर जो भी हो, सही हो या घटन हो, कुल मिलाकर के ये सारे कारण थे जिसने प्लासी का युद्ध होने का एक वो तैयार किया। विवाद, विरोधी संरक्षण, संप्रभु दक्षिणोती और कालकोठरी दुर्घटना। अब जब ये फुल्टा द्वीप में जो अंग्रेज छिपे हुए हैं, जब ये मद्रास के गवर्नर से सहायता मांगेंगे, तो वहां से दो लोग आएंगे, क्लाइव आएगा और वाटसन आएगा। खूब अपनी सेना उना लेकर के आएंगे और इनसे कहेंगे तुम चिंता मत करो, बताते हैं। अब ये लोग फिर एक कूटनीति रचेंगे। यहां जो ये मानिक चंद को बैठा करके चला गया था, कौन बैठा करके चला गया था? नवाब सिराजुद्दौला। मैंने आपको बताया कि कलकत्ता में नियंत्रण कर लेगा और अपने आदमी मानिक चंद को कहेगा कि अब तुम संभालो इसको, मैं जा रहा हूं। तो ये क्लाइव करेगा क्या? इस मानिक चंद को मिला लेगा अपनी तरफ, और अपनी तरफ मिला करके कलकत्ता पर फिर नियंत्रण कर लेगा। याद रखिए, कलकत्ता में मानिक चंद तो संभाल रहा है, लेकिन मानिक चंद को क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया, और जब अपनी तरफ मिला लिया यानी कलकत्ता पर नियंत्रण कर लिया, इसको अपनी तरफ मिला करके। अब यानी कि कलकत्ता पर फिर नियंत्रण हो गया अंग्रेजों का। चलिए, इसी समय फिर ये बात जाती है नवाब के पास कि यार उसने तो मानिक चंद को मिला लिया और कलकत्ता पर अंग्रेजों ने फिर नियंत्रण कर लिया। तो फिर अलीनगर की संधि होती है, किसके किसके बीच? अंग्रेजों और नवाब के बीच। इस संधि में नवाब अंग्रेजों की सारी बात मानता है। अंग्रेज जैसा जैसा कहते हैं सारी बात नवाब उनकी मानता है। अंग्रेज कहते हैं, और मानना मजबूरी भी थी। नवाब सिराजुद्दौला को लगता है कि यार मराठों से भी खतरा है मुझे, और इसी समय ये जो दौर चल रहा है, अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली का बार बार आक्रमण हो रहा है भारत पे। तो नवाब को लगता है कि यार अंग्रेजों से समझौता कर लिया जाए, क्योंकि अभी हम तीन तरफ नहीं लड़ सकते। हमको अहमद शाह अब्दाली से भी लड़ना है, हमको मराठों से भी लड़ना है, और इधर अगर हम अंग्रेजों से भी लड़ेंगे तो मतलब त्रिकोणीय हो जाएगा, हम नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने कहा कि अभी मौके की नजाकत को देखते हुए ऐसा करते हैं कि अंग्रेजों से समझौता कर लेते हैं। संधि का मतलब होता है समझौता, और उसने क्या कर लिया? अलीनगर की संधि कर ली। और जब अलीनगर की संधि कर लिया तो उसमें लगभग अंग्रेज जो जो उससे कहे उनको वो बात माननी पड़ी नवाब को। अंग्रेजों ने कहा कि देखो हम कलकत्ता की किलेबंदी करेंगे। नवाब ने कहा ठीक है, आप किलेबंदी कर लीजिए। समझे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलकत्ता की किलेबंदी का अधिकार किस संधि के अंतर्गत दिया गया अंग्रेजों? तो यही अलीनगर की संधि। अलीनगर कलकत्ता का एक पुराना नाम। ठीक, चलिए, तो अलीनगर के समझे? पूरी कहानी आपको समझ में आई? तो ये था। अब अलीनगर की संधि हो गई, यहीं पर गड़बड़ हो गया। जब नवाब ने अलीनगर की संधि कर ली और अंग्रेजों की बात मान लिया, तो अंग्रेजों को लगा यार नवाब कमजोर हो चुका है। हाँ, नवाब कमजोर हो चुका है। ऐसा करते हैं, इसको हमेशा के लिए ही हम गद्दी से उतार देते हैं। जैसे वहां कर्नाटक में हमने गद्दी से उतार करके नवाब को अपना कठपुतली शासक मोहम्मद अली को बैठा दिया था, वैसे ही हम यहां पर भी करेंगे। ये उनके मन में। तो फिर वो एक साजिश रचते हैं। साजिश क्या रचते हैं? वो ये जो सिराजुद्दौला है, नवाब है, इसके आदमियों को मिलाता है क्लाइव। उसको पता चल गया ना कि देखो वहां पर मैंने उनको मानिक चंद को मिला करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया फिर से। इसी प्रकार से मैं नवाब के कुछ और आदमियों को मिला लूं तो नवाब को हमेशा के लिए मैं गद्दी से उतार सकता हूं। तो उसने तमाम उसके आदमी, मीर जाफर है, जगत सेठ है, राय दुर्लभ है, खादिम खान है, उन सब को मिलाता है अपनी तरफ क्लाइव।
अब ये सारे लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारतीयों के अंदर कोई राष्ट्रवाद तो था नहीं, ज्यादातर लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं थी, ये मिल जाते हैं। वो जो मीर जाफर था, मीर जाफर उस समय मीर बख्शी के पद पर था। मीर बख्शी का मतलब होता है मुख्य सेनापति, यानी कि ये कह सकते हैं कि मीर जाफर के अंडर में पूरी सेना थी। नवाब की पूरी सेना किसके अंडर में थी? मीर जाफर। जैसे कह सकते हैं आज जो पद होता है, जैसे जनरल का जो पद होता है, आप देखते होंगे कि जनरल के अंदर पूरी सेना होती है, थल सेना तो पूरी होती है जनरल के अंडर। तो उसी प्रकार से उस समय मीर जाफर के अंडर में पूरी सेना थी। तो क्लाइव को लगा कि अगर मीर जाफर को मिला लिया जाए किसी प्रकार से तो काम अच्छा रहेगा। तो उसने अपना मीर जाफर को मिला लिया, जगत सेठ को मिलाया, राय दुर्लभ को मिलाया, आपको खादिम खान को मिलाया, मतलब बहुत सारे लोगों को मिला लिया, जिसको जिसको समझा किसको मिलाना ठीक है। चलिए, अब मीर जाफर मिल चुका है अंग्रेजों की तरफ, और मीर जाफर क्या है? मुख्य सेनापति है। अंग्रेजों ने इससे कहा कि देखो युद्ध होगा, हम युद्ध लड़ेंगे सिराजुद्दौला से, तुम ऐसा करना जब आना ग्राउंड में तो सेना तो तुम्हारे अंडर में है, तुम लड़ना ही ना, और जब तुम नहीं लड़ोगे तो सिराजुद्दौला हार जाएगा, और जब हार जाएगा तो हम उसको गद्दी से हटा करके तुमको गद्दी पर बैठा देंगे। मीर जाफर के साथ ये साजिश रची गई। मीर जाफर ने कहा ठीक। मीर जाफर को भी भाई सौदा पसंद आया कि यार मैं नवाब बन जाऊंगा। तो मीर जाफर ने कहा ठीक है चलिए। लेकिन अब समस्या ये है कि युद्ध शुरू कैसे हो? कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ना, मतलब लड़ाई शुरू कैसे हो? युद्ध नहीं, ये युद्ध यहाँ प्लासी में युद्ध नहीं बोलेंगे, प्लासी की लड़ाई है। तो लड़ाई शुरू कैसे हो? तो बहाना चाहिए। तो ये अंग्रेज गए सिराजुद्दौला के पास, और सिराजुद्दौला से तमाम प्रकार की डिमांड रखी कि भाई हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। कुल मिलाकर के ऐसी डिमांड रखी जिसको पूरा करना नवाब के लिए संभव नहीं था। ये डिमांड क्या, ये तो चाह रहे थे कुछ ऐसा चीज मांग लो ताकि हमको एक बहाना मिल जाए लड़ाई लड़ने का। तो नवाब ने कहा नहीं, ये नहीं पूरा होगा। तो अंग्रेजों ने कहा अगर ये नहीं पूरा होगा तो हम तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ेंगे। नवाब ने कहा लड़ो। नवाब को भी लगा कि अब ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनसे लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो चलो प्लासी के मैदान में दोनों तरफ से सेनाएं आ जाती, इधर से नवाब की सेना, इधर से अंग्रेजों की सेना, और युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन साजिश तो रची ही हुई है। ये मीर जाफर क्या है? नवाब का मुख्य सेनापति है, इसी के अंडर में सेना है। जब युद्ध शुरू हो जाता है तो ये देखने को मिलता है कि ये मीर जाफर तो लड़ने के लिए ही नहीं उतर रहा मैदान। बहुत सारी सेनाएं तो एकदम खड़ी हुई हैं, उधर ब्रिटिश सेना मारा मार मचाए हुए है, और नवाब की सेना तो एकदम खड़ी हुई है। कुछ सेना लड़ी, कुछ बहादुर लोग लड़े, लेकिन ज्यादातर लोग लड़े ही नहीं। क्यों लड़ते भाई? यहाँ ये तो मिला हुआ है ना मीर जाफर अंग्रेजों से, यही तो डील हुई थी अंग्रेजों मीर जाफर के भी कि जब ग्राउंड में लड़ने के लिए आएंगे प्लासी के मैदान में तो तुम शांत हो जाना। अब स्वाभाविक था कि हार गया, नवाब हार गया, और नवाब हार करके भागने लगा। जब नवाब भाग रहा था कि ये मीर जाफर के लड़के ने नवाब को मार डाला। ध्यान देखिए, मीर जाफर नवाब का मुख्य सेनापति है, लेकिन देखिए कितनी मतलब दरिंदगी इसको कहें कि एक तो लड़ने के लिए नहीं उतरा, और दूसरा जब नवाब वहां भाग रहा था सिराजुद्दौला तो इसके अपने लड़के ने इसको मार डाला, इसकी हत्या कर दी सिराजुद्दौला की। समझे? ये था क्यों? क्योंकि इसको तो कुर्सी मिलने वाली थी, गद्दी मिलने वाली थी ना। समझे? तो वही हुआ। अब नवाब मारा गया सिराजुद्दौला। अब जब सिराजुद्दौला मारा गया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाता। सारा घटनाक्रम मैंने आपको बता दिया, ये घटनाक्रम है तो था सारा। अब मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाता है कि भाई मीर जाफर बैठिए,
समझे? मीर जाफर है क्या? एक कठपुतली शासक। ये अंग्रेजों का आदमी है त्रिभंगा। अब ये मीर जाफर से तरह तरह का फायदा उठाएंगे, जो चाहेंगे सो। भाई इनका कठपुतली है, उससे कहेंगे ये दो, ये दो, ये दो, अभी बता। चलिए चलिए, तो कुल मिलाकर के सिराजुद्दौला मारा गया और उसकी जगह मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया गया। समझे? तो वही लिखा हुआ कि परिणाम क्या निकला प्लासी की लड़ाई का। राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम। देखिए, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज जीत गए हैं। स्वाभाविक है, अगर अंग्रेज जीत गए हैं तो उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो वही है कि अंग्रेजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। चलिए, दूसरा क्या, बंगाल पर उनके प्रभाव में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। पहले जहां उनका कलकत्ता पर, कासिम बाजार में कुछ जगह फैक्ट्रियां थी, लेकिन पहले आप देखेंगे जब तक सिराजुद्दौला नवाब की गद्दी पर बैठा हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच पटती नहीं थी, संबंध अच्छे नहीं थे, तो बंगाल पर वैसा प्रभाव नहीं रहा होगा। लेकिन अब तो उनका कठपुतली शासक गद्दी पर बैठ गया है ना, नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। तो स्वाभाविक है कि मीर जाफर के रहते हुए बंगाल पर उनके प्रभाव में, तो अंग्रेजों के प्रभाव में काफी वृद्धि हुई। ठीक, तो वही लिखा हुआ कि बंगाल पर प्रभाव में वृद्धि। ठीक, तीसरी चीज क्या, महत्वाकांक्षा में वृद्धि। अब जब ये लोग प्लासी के युद्ध में जब जीत गए, अब इनको पता चल गया यार जीत गए हम लोग, अब ये और कुछ सोचेंगे, और कुछ बड़ा सोचेंगे। समझे? तो वही है महत्वाकांक्षा में वृद्धि। अगर हार जाते तो हो सकता है ना सोचते, यही होता है, महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो जाती है अगर कुछ मिल जाता है तो। जैसे अभी अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए तो आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी। आप फिर क्या करेंगे? आप सोचेंगे अब यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे, और यूपीएससी में मान लिया आप क्वालिफाई कर गए, आपको आईआरएस मिल गया, तो फिर आप कहेंगे फिर एग्जाम देंगे, प्रॉपर आईएएस मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना? आईपीएस बनेंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ मिल जाता है तो महत्वाकांक्षा में वृद्धि तो हो ही जाती है। तो वही है कि महत्वाकांक्षा में इनकी वृद्धि होगी। अब ये सोचेंगे कि हम और जगहों को जीतेंगे, मराठों को जीतेंगे, मैसूर को जीतेंगे, और वही होता है, आगे ये करते भी। ठीक, चलिए, तो राजनीतिक परिणाम ये निकला। आर्थिक परिणाम इसका क्या निकला? आर्थिक परिणाम ये देखिए, उपहार एंड मुआवजा। जब ये प्लासी का युद्ध हो जाता है और मीर जाफर को जब गद्दी पर बैठाया जाता है, तो मीर जाफर बहुत सारे उपहार देता है उन अंग्रेजों को, क्लाइव को, वाटसन को, अंग्रेज कर्मचारियों को बहुत सारे उपहार देता और मुआवजा देता है। अब आप कहेंगे सर मुआवजा क्यों देता है? मुआवजा देता, ये अंग्रेज कहते मुआवजा दो। किस बात का मुआवजा? कलकत्ता पर हमला किया था ना तुम्हारे नवाब सिराजुद्दौला ने, और जब कलकत्ता पर हमला करके नियंत्रण किया था तो हमारा बहुत नुकसान हुआ था। अंग्रेज कहते हैं हमारा बहुत नुकसान हुआ था, हाँ, मुआवजा दो इसका। काल कोठरी दुर्घटना हुई थी, बहुत सारे अंग्रेजों को नवाब ने काल कोठरी में बंद करके मार डाला था। ये उससे कहते मीर जाफर से। हालांकि मीर जाफर को ये कहना चाहिए कि भाई जब हुआ था तब हुआ था, अब तो मैं गद्दी पर बैठा हूं, लेकिन मीर जाफर बोल थोड़ी पाएगा। मीर जाफर तो कठपुतली शासक, समझे ना, कठपुतली नवाब है। तो मीर जाफर कहता ठीक है मुआवजा देंगे, उपहार दिया, मुआवजा दिया। उस समय आप सोचिए 1757 में कहा जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ रुपए दिए। 3 करोड़ 1757 में, आप सोचिए आज अगर 3 करोड़ रुपया मिल जाए तो लगेगा कि यार क्या मिल गए, उस समय दिया थी। चलिए, दूसरा क्या है, निजी व्यापार पर टैक्स नहीं। नवाब ने कहा कि ठीक है, कंपनी के कर्मचारी अपना जो निजी व्यापार करेंगे उस पर टैक्स नहीं लेंगे। वही तो विवाद का मुद्दा चला आ रहा था। अब नवाब ने कह दिया कोई बात नहीं, भाई कठपुतली नवाब। और क्या दिया? 24 परगना की जमींदारी दे दी। 24 परगना पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहां की जमींदारी इसने अंग्रेजों को दे दी। लीजिए, वहां जमींदारी आप संभालिए। जमींदारी का मतलब क्या होता है? 2 सेंस में होता है। जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है उसको जमींदार कहा जाता है, और दूसरा जमींदार किसको कहा जाता है? मान लिया ये एरिया है, यहाँ पर तमाम किसान हैं,
उस समय जो अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, आज की तरह सर्विस सेक्टर तो था नहीं, या इतना ज्यादा औद्योगिकरण तो था नहीं कि वहां से पैसे मिल जाएंगे, टैक्स से पैसे मिल जाएंगे। तो उस समय इन किसानों से ही वसूला जाता था राजस्व, भू राजस्व, ठीक है ना। और ये भू राजस्व वसूलते कौन थे? जमींदार वसूलते थे। जमींदार वसूलते थे, मान लिया, और नवाब को पहुंचा देते थे। मान लिया नवाब ने कहा कि इतने क्षेत्र से हमको 10 रुपया चाहिए, ये जमींदार करते क्या थे? इन किसानों से 20 रुपया वसूलते थे, 10 अपने पास रखते थे और 10 ऊपर नवाब को पहुंचा देते थे। कुल मिलाकर के इसमें शोषण होता था। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो 24 परगना जो जगह थी उसकी जमींदारी मीर जाफर ने इनको दे दी, अंग्रेजों को दे दी कि लीजिए वहां से आप जो है भू राजस्व वसूलिए, कुछ हिस्सा मुझको दीजिए, बाकी आप रखिए। चल तो 24 परगना से जब ये पैसे पाएंगे, या अब निजी व्यापार पर भी टैक्स नहीं लग रहा, यानी इनको अब ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, या उपहार और मुआवजा के रूप में इनको काफी पैसा मिला, तो उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा? उस पैसे से सामान खरीदा जाएगा, यहीं का सामान, और उसका निर्यात किया जाएगा। पहले मैंने क्या बताया था शुरू में, फर्स्ट लेक्चर याद कीजिए कि 10 रुपया का खरीदते हैं और 12 का बेचते हैं जाकर के दूसरे देश। तो ये 10 रुपया कहां से आता था? पहले ये 10 रुपया ब्रिटेन से आता था इनको कि लीजिए सामान खरीदिएगा। अब ये 10 रुपया कहां से मिलेगा? या 10 कहें, या इस 10 में से 7 कहें, या जो भी हो, ये जो जमींदारी से पैसा मिल रहा है, ये जो उपहार से पैसा मिल गया था, अब यहीं के पैसे से सामान खरीदेंगे और उसको सप्लाई कर देंगे, निर्यात कर देंगे अपने देश में। यही का पैसा है। ब्रिटेन से पैसा लाने की जरूरत नहीं है कि ब्रिटेन से पैसा ला के यहां से माल खरीदोगे, यहीं के पैसे से यहां का माल खरीदेंगे और अपने देश में जाकर के बेचेंगे, यानी धन का दोहन हो रहा है। चलिए, तो क्या है? वही चीज लिखा है कि राजस्व प्राप्त पैसे से निर्यात, यही जो यहां से राजस्व मिला उस पैसे से ये निर्यात करेंगे। ठीक, ये इसका आर्थिक परिणाम निकला। तो आपको राजनीतिक परिणाम पता चल गया क्या हुआ, आर्थिक परिणाम क्या हुआ प्लासी की लड़ाई का, ये पता चल गया। चलिए, देखिए आगे फिर अब क्या होगा। मीर जाफर ये जो गद्दी पर बैठा हुआ है, इससे ये खूब लेंगे, अक्सर ये डिमांड करेंगे, अब ये दो, अब ये दो, अब ये दो। ये जो कंपनी के डायरेक्टर बैठे हुए हैं लंदन में, इनको भी लगेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो उठाओ। ये यहाँ जो गवर्नर है बंगाल में, उसको आदेश देंगे कि ऐसा करो, जो बंबई में खर्च हो रहा है, जो मद्रास में खर्च हो रहा है, वो खर्च भी अब तुम ही उठाओ। भाई बंबई का गवर्नर है, उसके अंडर में तमाम कर्मचारी होंगे, उसी प्रकार से मद्रास का गवर्नर है, उसके अंडर में, तो ये जो कर्मचारी हैं ये रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो इन पर काफी खर्चा हो रहा है ना कंपनी का, समझ है ना। तो ये डायरेक्टर कहेंगे कि अब तुम जो है, ये डायरेक्टर किससे कहेंगे? इस कलकत्ता वाले से कहेंगे कि उन दोनों का खर्चा भी अब तुम उठाओ। वो और खर्चा उठाओगे कैसे? मतलब उन दोनों पर जो भी खर्च होगा वो वहन तुम करोगे, और वो खर्चा तुम निकालोगे कहां से? यहीं से निकालो। ये मीर जाफर से कहो कि दे, समझ आए ना। और मीर जाफर पे कटपुतली सा सकता देता था, समझ। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मीर जाफर भी हाथ खड़ा कर देता है कि भैया नहीं दे पाएंगे, बहुत दिया आपको, अब नहीं हो पा रहा हमसे, समझ रहे ना। तो तब ये अंग्रेज कहेंगे नहीं हो पा रहा, ये कहेगा नहीं साहब नहीं हो पा रहा, तो कहते छोड़ो गद्दी, छोड़, इसको उतार देते हैं। अब इसके दामाद मीर कासिम को बैठा देते हैं, समझे। मीर कासिम को गद्दी पर बैठा देते,
मीर कासिम गद्दी पर बैठ जाता है। अब फिर मीर कासिम से भी वही कहते हैं कि लाओ उपहार दो, तुमको गद्दी पर बैठाया ना, तुमको नवाबी दी ना, उससे उपहार लेते हैं। और फिर उससे कहेंगे ऐसा करो, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव 3 जिले हैं, यहाँ की जमींदारी हमको दो। क्या? बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। इसे कहते हैं देखो मीर जाफर ने 24 परगना की जमींदारी दिया था, तुम हमको बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दो। तो मीर कासिम इनको बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये सब पश्चिम बंगाल, मतलब ये सब बंगाल में है। पश्चिम बंगाल निकल रहा था उस समय, पश्चिम बंगाल पूरा बंगाल थोड़ी था उस समय, पूरा बंगाल। तो बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी ये मीर कासिम से लेते हैं और मीर कासिम को बना देते हैं। आगे अगले लेक्चर में देखेंगे कि फिर एक समय ऐसा आता है कि मीर कासिम भी हाथ खड़ा कर देता है कि नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे तुमको, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फिर आप इतना जान लीजिए कि मीर कासिम को बैठा दिया गया है, मीर कासिम से भी काफी उपहार लिए गए और बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी ले लिया। अब पहले 24 परगने अकेले की जमींदारी थी तो कम राजस्व मिल रहा था, अब बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव 3 जिलों की जमींदारी मिल गई, यानी अब राजस्व और ज्यादा मिलेगा। अब जब राजस्व और ज्यादा मिलेगा तो सामान ये और ज्यादा खरीदेंगे यहीं के पैसे से और सप्लाई करेंगे, समझ है ना, यहीं के पैसे का इस्तेमाल करके खरीद रहे हैं और निर्यात कर रहे हैं। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया कि क्या कारण था, घटनाक्रम क्या निकला और परिणाम क्या निकला, सब आप वो कर लीजिए, सारा पॉइंट तो समझा दिए। ये है, ये कह रहा है कि बंगाल के नवाब की पराजय के क्या कारण थे। बंगाल का नवाब ये जो सिराजुद्दौला हार गया युद्ध में, क्यों हारा? पहला, अपेक्षाकृत योग्य नेतृत्व। देखिए अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो ज्यादा योग्य था भाई, इनका नेतृत्व, भाई सिराजुद्दौला को खुद ही देख लीजिए, सिराजुद्दौला जल्दबाजी में जाता है वहां पर, जब संप्रभुता को चुनौती मिलती है तो तुरंत चलो कलकत्ता पर नियंत्रण कर लो, कासिम बाजार फैक्ट्री पर नियंत्रण कर लो। हाँ, उसको सोचना चाहिए कि ये अंग्रेज सिर्फ यही नहीं है कलकत्ता में, मद्रास में भी इनकी छावनी है, बंबई में भी छावनी है, वहां से लोग आ जाएंगे। तो इसको चाहिए था कि कुछ लोगों को मिला करके ये काम करता, लेकिन नहीं, और वही हुआ कि वाटसन और क्लाइव आ गए और कलकत्ता पर नियंत्रण कर लिया। तो ये तो था ही नहीं। दूसरा चीज आप देखिएगा कि इसका जाके इसका जनरल, इसका मीर बख्शी यानी इसका मुख्य सेनापति मीर जफर मिल गया अंग्रेजों से, समझ आए ना। तो जब मुख्य सेनापति ही जाकर के मिल जाएगा, यानी कुल मिलाकर के इनका जो नेतृत्व था वो योग्य नहीं था। अंग्रेजों की तरफ से कोई नहीं मिलेगा नवाब से, समझ है ना। सिराजुद्दौला, मतलब सिराजुद्दौला नवाब की गद्दी पर बैठा हुआ है, उसको इतना तो सब होना चाहिए ना, उसके अंदर क्षमता को आकलन कर सके कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, किस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है। लेकिन आप बताइए, मतलब ऐसा व्यक्ति मीर बख्शी के पद पर था जो कि जाकर के वहां मिल गया। चलिए, वो मतलब इतने गड़बड़ व्यक्ति को कैसे उसने मीर बख्शी बना दिया था, चरित्र का आकलन इतना तो होना चाहिए ना। चलिए, तो वही कह रहा है कि अंग्रेजों का नेतृत्व ज्यादा योग्य था। श्रेष्ठ कूटनीति, अब कूटनीति तो अच्छी थी ही, मीर जाफर को मिला लिया, मुख्य सेनापति को मिला लिया, समझ रहे ना। अब वहां पर मानिक चंद को मिला लिया था पहली बार जब अलीनगर की संधि हुई थी। तो कूटनीति, ये कूटनीति का ही तो परिणाम था। चलिए, सैन्य श्रेष्ठ था। देखिए, कुछ भी हो, कूटनीति अच्छी रही हो, नेतृत्व उनका ज्यादा योग रहा हो, लेकिन इतना तो क्लियर है कि उनकी सैन्य श्रेष्ठता थी, उनकी सेना ज्यादा श्रेष्ठ थी। भाई उनकी सेना कैसे होगी, उनके पास आधुनिक हथियार हैं, उनकी सेना में अनुशासन है, राष्ट्रवाद की भावना है। लेकिन यहां पर देखिए, हथियार तो हो ही नहीं सकते, ये हाथी पर जाएंगे लद करके युद्ध लड़ने, और हाथी क्या हो गया, भाग गया। जैसे वहां चला, युद्ध होना शुरू किया, पता चला हाथी अपने लोगों को मारना चालू कर दिया।
कुल मिलाकर के अगर सैन्य श्रेष्ठता की बात करो तो इनके पास ना तो आधुनिक हथियार थे, इनकी सेना क्या राष्ट्रवाद था? अगर राष्ट्रवाद होता तो बताइए मुख्य सेनापति मिल तो जाता नहीं जाके अंग्रेजों से। लेकिन अंग्रेजों में ऐसा नहीं है, उनकी सेना में पूरी राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रवाद की भावना। उनकी सेना कभी आकर के उनका सेनापति नहीं मिलेगा। नवाब सोचे कि मैं उनके सेनापति को मिला लूं, ना, नहीं संभव, ठीक ना। इनकी सेना में अनुशासन नहीं है, उनकी सेना ज्यादा अनुशासित है। तो कुल मिलाकर के सैन्य श्रेष्ठता उनकी है, चाहे वो अनुशासन के मामले में हो, चाहे हथियार के मामले में हो, किसी भी मैटर, और चाहे राष्ट्रीय चेतना के मामले में हो, अंग्रेजों की सेना ज्यादा श्रेष्ठ। चलिए वही यहां पर लिखा है, राजनीतिक एकता की कमी और राष्ट्रीय चेतना का भाव। अच्छा यहां पर देखिए, राजनीतिक एकता की कमी और राष्ट्रीय चेतना का भाव, वही चीज फिर समझ सकते हैं, राष्ट्रीय चेतना का अभाव। इतना ही लिखिए इसको, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। क्या है? राष्ट्रीय चेतना का अभाव। बिल्कुल राष्ट्रीय चेतना तो थी ही नहीं, वही मीर जाफर के इर्द गिर्द सारे पॉइंट घूम रहे हैं। अगर उसके अंदर राष्ट्रीय चेतना होती, मीर जाफर के अंदर, खादिम खान के अंदर, राय दुर्लभ के अंदर, जगह सेठ के अंदर, ये सारे लोग नवाब के अपने आदमी थे ना, ये जाकर के मिल गए ना, अंग्रेजों से मिल गए, बाहरी लोगों से मिल गए। कहाँ थी राष्ट्रीय चेतना? अगर राष्ट्रीय चेतना होती तो ये कहते नहीं, ये हमारा देश है, ये हमारा बंगाल है, हम तुमसे नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला हार गया और अंतोगत्वा मारा गया। ठीक, चलिए समझ गए इतना? चलिए ठीक। बाकी बक्सर का युद्ध की क्या भूमिका बनती है, उसकी क्या पृष्ठभूमि तैयार होती है, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक।